हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज इकोनॉमिक्स के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के कृषि के विकास की योजना काल में राजस्थान में जो कृषिगत विकास है या उसकी प्रगति किस प्रकार से रही, इसे समझने का प्रयास करेंगे। योजना काल में कृषिगत विकास जो हुआ है उसको हम 4 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। सर्वप्रथम भूमि का उपयोग, दूसरा सिंचाई, तीसरा फसल प्रारूप तथा चौथा कृषिगत व्यय। राजस्थान में भूमि के उपयोग को हम अगर समझना चाहें तो भूमि का उपयोग जो है, जो रिपोर्टिंग क्षेत्रफल है कुल राजस्थान का, वो 342.8 लाख हेक्टेयर है 1951-52 में, और 2014-15 में वो 342.7 लाख हेक्टेयर है। अब इस रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र में है, बंजर भूमि में है, परती भूमि में है, इसको अगर हम देखें तो इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि वन क्षेत्र जो है वो 3.5% से बढ़कर 8% हो गया। बंजर व अकृषीय भूमि जो 26% से बढ़कर 29% से भी अधिक हो गई। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो है वो 26% से घटकर लगभग 12% हो गई। परती भूमि 17% से घटकर लगभग 11.5% हो गई, और शुद्ध कृषिगत भूमि 27% से बढ़कर 51% से भी ज़्यादा हो गई, और एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र जो है वो कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र का 1.3% था, वो बढ़कर 19.6% हो गया। और सकल कृषिगत क्षेत्रफल जो है वो रिपोर्टिंग क्षेत्र का 28.4% था 1951-52 में, वो 2014-15 में बढ़कर 70.7% हो गया। इसको अगर सार संक्षेप रूप में समझना चाहें तो हम देख रहे हैं कि वन क्षेत्र, बंजर व अकृषीय भूमि, शुद्ध कृषिगत भूमि, सकल कृषिगत क्षेत्र और एक से अधिक बार जोता गया क्षेत्र, इसमें योजना काल में वृद्धि हुई है तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और परती भूमि उसमें कमी हुई है। ये हम देख रहे हैं कि राजस्थान में भूमि के उपयोग में क्या परिवर्तन आया है इस योजना काल में। सिंचाई के संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो राज्य में जो सिंचाई है उसके प्रमुख बिंदुओं को भी हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि योजना काल में जो सिंचित क्षेत्र है वो 2 तरीके से हम देखेंगे। एक तो सकल सिंचित क्षेत्र जो कि 12% से 42% हो गया, और एक शुद्ध सिंचित क्षेत्र ये भी बढ़कर 31% से 51% हो गया। सिंचाई का ही प्रमुख बिंदु जो दूसरा हम देखना चाहें तो देख रहे हैं कि सिंचाई के विभिन्न साधनों द्वारा जो सिंचित क्षेत्र है 2014-15 में हम इसको देख रहे हैं, तो कुएं और नलकूपों द्वारा 70.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। नहरों द्वारा 30.8 लाख हेक्टेयर में, और तालाब द्वारा 0.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है।
अर्थात इसको अगर मूल रूप में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि कुएं और नलकूपों द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जा रही है तथा तालाब और द्वारा न्यूनतम सिंचाई की जाती है। सिंचाई का एक प्रमुख और तीसरा बिंदु है कि सिंचाई और जल विकास प्रबंधन के कार्यक्रमों में जो है विभिन्न जिलों में निवेश जो किया जा रहा है वो अलग अलग है। इसके फलस्वरूप जो है राजस्थान में जिलेवार असमानता बहुत ज़्यादा है। अगला इसका बिंदु जो है कि सिंचाई की विभिन्न परियोजनाएं हैं, बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन उनकी लागत वृद्धि हो रही है समय के साथ साथ तथा अपर्याप्त व्यय जो कि सरकार जो उन पर व्यय होना चाहिए वो नहीं पूरा कर पा रही है, इसके कारण वो पूर्णतः उपयोगी नहीं सिद्ध हो पा रहे हैं। तो ये था सिंचाई के बारे में, कृषिगत विकास के अंतर्गत जो सिंचाई के क्षेत्र में क्या चीज़ें परिवर्तन हुई हैं उनके बारे में समझा हमने। अब फसल प्रारूप जो है इसकी प्रमुख बिंदु अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान में फसल प्रारूप में योजना काल में काफ़ी परिवर्तन या उतार चढ़ाव आया है। तो राजस्थान में प्रमुख फसलें दो हैं, एक तो खाद्यान्न है और दूसरा गैर खाद्यान्न। अब खाद्यान्न के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो तो है 53% और गैर खाद्यान्न के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो 47% है। अब यहाँ हमें देख रहे हैं कि जो योजना काल में जो है खाद्यान्नों के क्षेत्रफल जो है वो 77 से घटकर 53% ही रह गया है। यानी योजना काल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल जो था वो 77% से घटकर 53% हो गया है। और एक बात और ध्यान से देने की है कि खाद्यान्नों के अंतर्गत हमने अनाज और दालें दोनों को शामिल किया है। अब दालों के उत्पादन और उत्पादकता में काफ़ी कमी हुई है। हमें सबको ये पता है कि दालें जो हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन योजना काल में इसमें उत्पादन में भी कमी हुई है और उसकी उत्पादकता में भी कमी हुई है। और जो दालों के अंतर्गत क्षेत्र है वो 21% से घटकर लगभग 14% हो गया है, जो काफ़ी चिंताजनक है। पर इसके साथ ही एक अच्छी बात यह है कि तिलहन का क्षेत्रफल जो है वो 6.2% से बढ़कर 18.4% हो गया है, अर्थात दुगने से भी बल्कि तीन गुना से भी अधिक हो गया है। और इसके अंतर्गत जो तिलहन है उनमें सबसे ज़्यादा राई और सरसों में वृद्धि हुई है। और हम सबको पता है कि जो सरसों होता है वो गंगानगर जिले में सर्वाधिक होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो फसल प्रारूप में हम देख सकते हैं कि राजस्थान के लगभग 20% क्षेत्र में अकेले बाजरे की फसल पैदा होती है और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अब कृषिगत विकास का जो अगला बिंदु है वो हम देख रहे हैं कि कृषिगत व्यय, अर्थात जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, उसमें कृषि पर कितना व्यय हुआ, अर्थात जो टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है, सार्वजनिक व्यय हुआ है, उसका कितना प्रतिशत अंश हम कृषि पर व्यय करते आए हैं। तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं स्लाइड में कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने सार्वजनिक व्यय का 6.6% ही कृषि पर व्यय किया था। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 15.1 हो गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें यह 15.16 प्रस्तावित था।
राजस्थान के कृषिगत विकास के अंतर्गत हम एक बिंदु और देख सकते हैं कि राजस्थान में जो हरित क्रांति हुई थी, पूरे देश में हुई थी, तो उस समय जो राजस्थान में हरित क्रांति हुई उसका प्रभाव क्या रहा। तो योजना काल में उर्वरकों के उपयोग में निरंतर वृद्धि हुई है, यानी कि जो हरित क्रांति के अंतर्गत जो उर्वरकों का उपयोग की बात थी वो हमेशा फर्स्ट प्लान से लेके अब तक में सभी में वृद्धि होती आई है। तो फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा यूज़ लोग किसान कर रहे हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों और अन्य किस्म के बीजों का वितरण और उनके उपयोग में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा अधिक उपज देने वाली फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तथा पौध संरक्षण रसायनों की जो खपत है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो राजस्थान में हरित क्रांति का ये प्रभाव जो है हम इसे इन बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है जानकारी है कि भारत में विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ हुई। हरित क्रांति के बारे में तो लगभग सभी को पता है। इसके अलावा जो हमें आनी चाहिए, जिन क्रांतियों के बारे में हमें पता होना चाहिए वो हैं हरित क्रांति, जैसे है कृषिगत विकास से संबंधित है। दूसरी श्वेत क्रांति, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। तीसरी नीली क्रांति, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चौथी भूरी क्रांति जो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। और पीली क्रांति जो फल सब्जी उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद।